नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी ओबीसी संशोधन बिल की। जी हां, ओबीसी से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और कल लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन बिल पारित कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात, सबसे खास बात यह रही है इसमें कि इस बिल पर सरकार को कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का साथ मिला है, सहयोग मिला है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में एक सुर में ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन किया है। यह है बड़ी खबर और मत विभाजन के जरिए यह बिल संसद से पास हुआ है। इस बिल के पक्ष में कुल 385 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। नोट कीजिएगा, इससे पहले इस बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। देर शाम तक लोकसभा की कार्यवाही चली। इस सत्र में कल पहला ऐसा दिन था पूरे मॉनसून सेशन के दौरान जब किसी बिल पर बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की गई। पूरे विपक्ष ने ओबीसी से जुड़े इस बिल का समर्थन किया। साथ ही कुछ दलों ने सरकार से यह मांग भी की कि ओबीसी आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाए। अब आप सोच रहे हैं कि राज्य सरकारों को इससे अधिकार मिला है कि वो राज्यों में ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। अद्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 385 ना नील। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। सभी ने तालियां बजाई हैं और तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां थी सदन में, आपने देखा कि कांग्रेस खास तौर पर इस बिल के साथ है। सभी जानते हैं इसके क्या मायने हैं और लोकसभा से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मत विभाजन के जरिए लोकसभा से यह बिल पास हुआ। लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर लगा था कि विपक्ष इस पर विरोध करेगा, लेकिन एक सुर मिलाते हुए इसको लोकसभा से पास कर दिया गया। हालांकि कुछ स्टेटमेंट जरूर आई थी, जिस तरीके से किसान, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार के साथ एक साथ खड़ा हुआ विपक्ष। और इधर आप देख रहे हैं कि ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद ओबीसी संसदीय समिति के चेयरमैन और सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि विरोध में वोट ना पड़ना ओबीसी शक्ति की सबसे बड़ी जीत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 50% की अधिकतम सीमा को लेकर कोई टकराव नहीं होगा। राजेश वर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने। सुनिए जरा। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने वाला ओबीसी में संशोधित बिल पास हो गया। लोकसभा में इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय समिति के चेयरमैन और सीतापुर से सांसद हैं राजेश वर्मा जी। सर, ऐसा बहुत कमतर मौका मिलता है कि एक भी विरोध में वोट न पड़े। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, खास करके उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो? सर, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है और एक भी मत विरोध में नहीं गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी का पूरे सदन ने बड़ा सम्मान किया है और आज इस बिल के पारित होने के बाद ओबीसी की जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टेट्स के अंदर पार्शियलिटी होती थी उनके साथ, वो विसंगतियाँ दूर होंगी और आज के बाद मुख्यमंत्री को ही, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को, उस स्टेट की सरकार को ये पूरा पावर मिल जाएगा कि वो उनकी ओबीसी की जनगणना कराएं। जनगणना कराने के बाद उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनको उनके हिसाब से आरक्षण प्रदान करने का काम करें। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये राजनीति को लेकर के कि काफ़ी ज़्यादा आप अखिलेश जी को नहीं हो, लेकिन जो 50% का सुप्रीम कोर्ट का जो एक मैक्सिमम डेडलाइन है उसको कैसे आप पूरा करेंगे? क्योंकि इंदिरा सहनी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया, जो जजमेंट था कि उसमें एक जो अपवाद के तौर पर इसको कर सकते, तो उसको लेकर क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या? नहीं, उस पर होमवर्क हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। 50% आरक्षण से एबव हम लोग नहीं जा सकते, ये फैक्ट है। लेकिन 10% जो आरक्षण अभी हम लोगों ने सामान्य वर्ग को दिया है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको भी हम लोगों ने आरक्षण दिया है। यह विषय पार्लियामेंट में आया, उसमें संशोधन भी आए थे, लेकिन संशोधन भी सदन ने नकारा है और ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम किया है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।
देखिए, ये बिल लोकसभा से पास हुआ है, सीधे साफ संकेत हैं विपक्ष का इसमें विरोध ना करना, सभी पक्ष में वोट पड़ना। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भले ही विकास की बात हो रही है, लेकिन जाति हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है और इस बार भी साफ साफ वही दिखाई दे रहा है। चर्चा करेंगे, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता जयराम विप्लव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी दिल्ली से, कुमार गौरव दिल्ली से, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन कुमार गौरव, सबसे पहला सवाल आपसे, ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है ये बिल? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष इसे मोदी सरकार को कितना मास्टर स्ट्रोक बनाने देती है। देखिए, मोटे तौर पे अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो 1990-91 से मंडल कमीशन के बाद से ये मुद्दा चल रहा है और कोई भी पार्टियां इसमें हाथ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन चुनावी वक्त है। ऐसे में जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया, सदन में, लोकसभा में इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया, राज्यसभा में अभी तक लिस्टेड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सरकार इस बिल को ले आए और इसे पास करा ले। अगर आज नहीं करा पाती है तो फिर चुनाव चूंकि नवंबर-दिसंबर में फिर संसद का सत्र होता है तो उस वक्त इसको ला सकती है। चुनाव नजदीक रहेगा तो ज्यादा फायदा इसका मिलने की संभावना होती है। तो दो संभावना है, चाहे आज राज्यसभा में आया फिर आगे अगले सेशन में इसे लाया जाए। लेकिन मुख्य तौर पर 50% का जो कैप है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग है, उसमें उसके अंदर ही जातियों, ओबीसी आरक्षण के लिए लिस्ट तैयार करने के लिए जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सभी राज्य अपने हिसाब से अब इसमें जातियां जोड़ेंगी, यानी जातियों की संख्या इसमें बढ़ेगी। मसलन उत्तर प्रदेश में आप ले लीजिए, 234 के आसपास जातियां हैं ओबीसी में। वहां पे गोस्वामी और बनिया समुदाय, खासकर इस जो अभी जनरल में वहां माने जाते हैं, इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। आप हरियाणा चले जाइए जाट, गुजरात चले जाए पटेल, कर्नाटक चले जाइए लिंगायत समुदाय, महाराष्ट्र चले जाइए मराठा, इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो सभी राज्य अपने हिसाब से इसमें इस सूची को बनाएंगी, जातियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कैप जो है वो 50% तक है। तो सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक जरूर है कि वो बिल लाकर पूरा विपक्ष जो हंगामा कर रहा था, गुड बॉय की तरह अपने सीट पर बैठ गया, एक भी वोट इस बिल के खिलाफ में नहीं पड़े, इस संशोधन विधेयक के खिलाफ नहीं पड़े, तो जाहिर तौर पे सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन विपक्ष ने यह सवाल जरूर उठाया है कि 50% कैप को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इसमें जातियां तो शामिल होंगी लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यह विपक्ष की तरफ से भी एक बड़ा मुद्दा है जो सरकार के लिए आगे चलकर सिरदर्द हो सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हालिया चुनाव जहां है वहां इसका लाभ जरूर अभी सरकारें, वहां जो बीजेपी की सरकार है और यही कोशिश है, कुमार गौरव, यही कोशिश है। और मैं आती हूं संजीव त्रिवेदी, क्या समझ पा रहे हैं आप जानते हैं कि पार्टियां नफा नुकसान पहले ही अपना इसका आकलन कर लेती हैं, उसके बाद विरोध में जाती हैं, उसके बाद पक्ष में जाती हैं। एक तरफ आपने देखा कि कृषि कानूनों को लेकर पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के विरोध में, लेकिन कल लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? देखिए, इसका सीधा मतलब तो यही है कि मंडल की राजनीति जो है उसके आसपास 2 दशक बीत चुके हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी मंडल की ही राजनीति सबसे हावी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति के लिए जानी जाती थी और कहा यह जाता था कि वो ओबीसी हितों की पैरोकार नहीं है। ऐसा प्रचारित करने में जो बिहार और उत्तर प्रदेश की समाजवाद को लेकर के आने वाली पार्टियाँ थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, वो सफल रही थी 90 के दशक में। हालांकि उस वक्त भी ये कहना नितांत गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हितों की पैरोकारी नहीं कर रही थी। कल्याण सिंह को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया था 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। तो आप याद करें कि कमंडल का तोहमत तो लगा दिया गया भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा से रही कि वो मंडल की राजनीति को साधे, क्योंकि हिंदी पट्टी में अगर आप मंडल की राजनीति को नहीं साध पाते हैं तो आप वो दल नहीं बन पाएंगे जिसके
पास सत्ता होती है। और देखिए आज उस वक्त से लेकर आज तक में क्या हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने ओबीसी चेहरों के कारण उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि देश भर में जानी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की ही बात हम कर लेते हैं तो वहाँ देखिए मुख्यमंत्री जिन्हें किसी आप जात में नहीं डाल सकते हैं, योगी कहलाते हैं, लेकिन अगर वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं तो स्वतंत्र देव सिंह हैं, वहाँ पर डिप्टी सीएम हैं तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वहाँ पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वहाँ अनिल राजभर हैं। तो इस तरह के नेताओं की एक फहरिस्त तैयार की गई है। इस बार अगर आप देखें यहाँ केंद्र में चुना गया किसे, तो उन लोगों को चुना गया जो ज़्यादातर ओबीसी समुदाय से आते थे। तो ऐसे में ये अपने आप में एक लॉजिकल कदम था कि इस बिल को पारित कराया जाए। और जो बिल पारित हुई है उसमें कोई विरोध इसलिए नहीं करता हुआ नजर आ रहा है कि कौन पंगा ले ओबीसी से, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ही कहा जाता है 40% के पास ओबीसी है। अब फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा? अब देखिए 2014 के बाद से गैर यादव ओबीसी विपनेश वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं और 2017 में भी उनका साथ मिला है। गैर यादव ओबीसी को प्रतिनिधित्व भी मिला है। अब ऐसे में जबकि ये तय कर दिया गया है कि राज्य ही तय करेंगी और एक और अधिकार ओबीसी को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए उम्मीद कर सकती है कि गैर यादव ओबीसी उन्हें मिले। यहाँ तक कि यादवों में भी हम उनकी पैठ हो रही है। और बड़ा प्रश्न यही है जो कल शिवसेना ने उठा दिया। विपनेश शिवसेना ने यहाँ लोकसभा में कहा कि देखिए ये तो आपने कर दिया कि चलिए राज्य जोड़ सकेंगी नई पार्टियों को, लेकिन नई पार्टियां जुड़ेंगी तो जो रोटी का आकार है उसमें लाभार्थियों को छोटा हिस्सा मिलने लगेगा। यानी कि रोटी के आकार को बड़ा करना है। अगर रोटी के आकार को बड़ा करना है तो जाहिर है 50% की सीलिंग को खत्म करना है। अब वहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली आती है। अभी इसी सत्र में नित्यानंद राय उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए जातीय जनगणना हम नहीं करेंगे। जातीय जनगणना का भी एक मामला है, वहां पर वो बैकफुट में आ जाती है। अब ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिसको अगर माकूल तरीके से उत्तर देती है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी पैठ बना लेगी उस वोट बैंक में जिसे मंडल वोट बैंक कहा जाता है और जिसके लाभार्थी सीधे तौर पर प्रमुख चैलेंजर उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं उनको होता रहा है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर हम कहें तो लगता है कि कुछ और कदम लिए जाने बाकी हैं, जैसे कि जातीय जनगणना का कदम और मंडल कमीशन के ऊपर जो कैप लगा है इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता है उसका। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लाभार्थी इसकी हो सकती है। जी आप सही कह रहे हैं संजीव। मैं लौटती हूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं आती हूं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जल्दी से लखनऊ का रुख करते हुए मानस श्रीवास्तव। मानस, शायद ही कोई पार्टी होगी जो इस बिल का विरोध करेगी, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव 2022 है। ये वोट बैंक कोई भी छिटकना नहीं चाहेगा कि उनसे छिटक जाए कहीं। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का वर्चस्व हमेशा रहा। जैसे कि अभी संजीव जी भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और पिछली जाति के केशव स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनको लाया गया। देखिए, ओबीसी का जो दबदबा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो इस लिहाज से भी है कि 40% का वोट बैंक है। इसलिए खाली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव तो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया नरेश उत्तम को, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। कांग्रेस में अजय सिंह लल्लू भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो और जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मायावती ने बनाया वो भी राजभर समुदाय से बनाया। तो सभी जातियां पिछड़ी जाति को साथ में लेकर चलना चाहती है, क्योंकि 40% वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चूंकि सवर्ण आबादी भी बड़ी तादाद में जुड़ी हुई है, लिहाजा उनका वर्चस्व ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। दबदबा आपने देखा कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में दबदबा बना हुआ है, क्योंकि पिछड़ा साथ में है और सवर्ण साथ में है और कुछ फीसदी वोट बैंक उनका दलित का भी साथ में है। तो लिहाजा उसका आकार ज्यादा बढ़ा है, उसका कद ज्यादा बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर वो पिछड़ों को साथ में लेकर चलना चाहती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 89 यानी 79 जातियां अभी तक ओबीसी में शामिल हैं और 39 जातियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत सारी जातियां सवर्ण समुदाय से आती हैं। जिसमें जो आरोप लग रहा था कि किसी कायस्थ को वो यहाँ पर सीट नहीं दी गई, किसी कायस्थ को प्रदेश कार्यकारिणी में जो मेन बॉडी उसमें जगह नहीं दी गई। लेकिन एक खबर यह भी है कि कायस्थ समाज को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो अग्रहरी बनिया है उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है, बैसवार राजपूत है उनको जोड़ने की बात चल रही है, मुस्लिमों में शाह एक कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी मांग उठाई जा रही थी, उसको भी जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि
जो और जातियां हैं वो भी ओबीसी में शामिल हो जाए और उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, तो सवर्ण आबादी है उत्तर प्रदेश में 20% है और वो 20% में करीब 3.5 से 4% के करीब कायस्थ और 2-3%, 4% के आसपास ही जो वैश्य समुदाय से लोग आते हैं। अगर इसमें से कुछ भी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके अपने खाते में लेके आती है तो वो वोट बैंक का आकार जो है उसका वो और बड़ा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि वो जो ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको छोड़ना नहीं चाहती। और ये प्रयास अभी नहीं, पहले होते रहे। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल कुर्मी जात से आती है, उनको जोड़ा गया। ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया गया, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, समझौता किया गया। तो लगातार इस तरीके के प्रयोग करती रही है भारतीय जनता पार्टी और ऐसा लग रहा है कि आगे भी इस तरह के प्रयोग जारी रहेंगे उसके। और विपक्षी पार्टियों को भी मानस पता था कि विरोध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। जयराम विप्लव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इतनी जल्दी क्या थी? और भी तो समस्याएं थी, उन पर काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन सामने 2022 विधानसभा चुनाव है तो आपने इस पर पूरा फोकस कर दिया कि ओबीसी वोट बैंक नहीं छिटकना चाहिए किसी भी कीमत पर। विपनेश जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में। और मैं बताऊं कि वो 1950 ईस्वी में आई थी। लगभग 4 दशकों तक निर्बाध रूप से कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, पिछड़ों दलितों के बारे में बात की, केवल सांकेतिक रूप से उनकी राजनीति उन्होंने की, लेकिन कभी उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी इनके शासन में आ गई थी। 6 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी उस पर दबाए बैठी रही। जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख सहयोगी दल के रूप में साथ में। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास केवल नारों में नहीं रहे, उसको जमीन पर उतारा जाए और सबको उसका लाभ मिले, केवल सांकेतिक नहीं रहे। इसलिए पहली बार आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबकी, महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की, SC ST समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी देखी, सभी राज्यों की भागीदारी देखी। तो हम तो सबको साथ में लेकर के सबका विकास करना चाहते हैं। और अभी चर्चा में लगातार बात हो रही थी कि सही चुना है आपने। वक्त पर तो आप हमेशा बात करते रहते हैं ना, क्योंकि 6 महीने 4 महीने में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। यदि हम यही 6 महीने पहले करते तो बंगाल चुनाव को लेकर के बात हो रही होती। हमारी सरकार के पास तो 5 साल का ही वक्त है, जनता ने आदेश दिया, उसमें सारे काम पूरे कर। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल होगा डॉक्टर आशुतोष वर्मा और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।